देखो रिकॉर्डिंग में मैसेज करेছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे, आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन लिया था। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब लिया था तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने 43 तक लास्ट किया हुआ है। आज हम लोग 44 से करेंगे और कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं देखो क्या होता है। यहाँ पर बोल रहा है टी लिमिटेड in the course of refining crude oil obtained 4 joint products A, B, C and D। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो है होता है, ठीक है, क्रूड ऑयल रिफाइनिंग है इनका। ठीक है, क्रूड ऑयल को ये लोग रिफाइन करते हैं और उससे जो जॉइंट प्रोडक्ट इनका आता है दैट इज ABCD। The total cost till the split of point was 97,600. The output and sales in the year 2021 were as follows। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं क्या क्या बोला हुआ है यहाँ पर। इलस्ट्रेशन 44। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्रूड ऑयल है रॉ मेटेरियल, मतलब क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है। ये प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद स्प्लिट होके ओवरऑल फोर प्रोडक्ट मिल रहा है A, B, C एंड डी, और ये सभी जॉइंट प्रोडक्ट है, कुछ भी बाई प्रोडक्ट नहीं है। क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है। और 97,600 अप टू स्प्लिट ऑफ टिल द स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक है, मतलब जॉइंट कॉस्ट। स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पहले, स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये होता है, इसके पहले जो भी कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट है इसमें 97,600। नेक्स्ट बोला है कि प्रोडक्ट ए का आउटपुट 5,10,000, ये सब यूनिट है। 5 लाख यूनिट, 10,000 यूनिट, 5,000 यूनिट, 9,000 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 लाख यूनिट। ठीक है, मैंने एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, 5 लाख यूनिट, और ये हो जाएगा हम लोग का, नेक्स्ट है हम लोग का 10,000। तो 10 के लिखते हैं, के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 10,000 यूनिट, और उसके बाद यहाँ पर 5,000 और 9,000, 5,000 यूनिट और 9,000 यानी के 9,000 यूनिट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट भी दे दिया है, सेल करके कितना है, सेपरेशन कॉस्ट भी दे दिया है। सेपरेशन कॉस्ट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो फर्दर प्रोसेस हुआ है, फर्दर प्रोसेस होने पे क्या कॉस्ट इनकट हुआ है 36, और इस पे कुछ नहीं लगा है, और इस पे 1,000, 30,000, 6,000 और 1,000, ये सब है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या फिर जिसको बोल सकते हैं आफ्टर स्प्लिट ऑफ कॉस्ट, या फिर आप पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, जो भी बोलो। सेल्स अमाउंट दे दिया है 1,15,000। अब देखो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो कुछ सेल्स वैल्यू हमें बोला नहीं है, तो ये फाइनल सेल्स वैल्यू ही हमें मानना पड़ेगा। मतलब फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल्स वैल्यू इसका है 1,15,000। ये है 10,000 रुपीज, 4,000, 30,000, 4,000 और 30,000, ये सब हमें दिया है सेल्स वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन मैंने एक बार पूरा नोट डाउन कर लिया जो भी हमें बोला था। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैलकुलेट। अच्छा, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें पूछ रहा है क्या क्या करना है। बोल रहा है कैलकुलेट करो नेट इनकम फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोडक्ट। इनकम, इनकम बताना है, हर एक प्रोडक्ट से कितना इनकम हो रहा है। इफ जॉइंट कॉस्ट आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी वैल्यू ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, मतलब A to D, ABCD, ये जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है यानी डिफरेंट प्रोडक्ट, उसका पहले जॉइंट कॉस्ट निकालना है। फिर हमें नेट इनकम, नेट इनकम का मतलब नेट प्रॉफिट बेसिकली, मतलब जो पीएल में निकालते हैं हम लोग को नेट प्रॉफिट बताना है। पहला क्वेश्चन ये पूछा है। तो देखो पहले तो सोचो कि प्रॉफिट कैसे निकालोगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स वैल्यू से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हमें करना क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे
सेल्स वैल्यू से अगर टोटल कॉस्ट लेस करेंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो सेल्स वैल्यू तो है ही सभी का गिवन, उससे टोटल कॉस्ट लेस करेंगे। कॉस्ट क्या क्या लगा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो हमें दिख रहा है, ये देखो हम लोग के पास दो कॉस्ट है, एक है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रहा है, एक ज्वाइंट कॉस्ट है, ठीक है ये वाला, जो कि हमें ये चारों पे अलग अलग देखना पड़ेगा। इक्वल टू प्रॉफिट, सेल वैल्यू ये नोन फैक्ट है हम लोग का, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नोन है, ज्वाइंट कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रॉफिट निकाल पाएंगे। अब इसे कैसे फाइंड आउट करना है, एनआरबी मेथड से। ऐसा क्वेश्चन हमें बता रखा है, नहीं भी बताता है तो फिर हम लोग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वैसे तो करते हैं, नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है तो एनआरबी मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है ये बेस्ट मेथड माना जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले ज्वाइंट कॉस्ट निकाल लेना है, फिर प्रॉफिट निकाल लेना है। तो एनआरबी मेथड में जब हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट निकालेंगे तो सबसे एनआरबी मेथड में कैसे करना पड़ता है, एनआरबी मेथड में हम लोग को सबसे पहले फाइनल सेल्स वैल्यू लेना होता है, फिर उससे लेस करना पड़ता है प्रॉफिट अगर कुछ है तो, फिर पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट, तब जाके हमें जॉइंट कॉस्ट मिलता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट ए का सोल्यूशन करेंगे। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द नेट इनकम फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम ए बी सी डी और टोटल। अच्छा क्या क्या लिखना पड़ेगा, सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू, एक ही सेल्स वैल्यू यहाँ पर अवेलेबल है तो वही लिखेंगे। 1,15,000, 10, 4 और 30। 1,15,000, 10,000, 4,000 और 30,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 30, 40, 44, 44 और 1,15,000 तो कितना हो जाएगा 1,59,000, ठीक है। अब यहां से लेस कर देंगे, यहां से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ये हमें पता है, हम लोग को क्या लेस करना है, ज्वाइंट कॉस्ट जो हमें नहीं पता, और लेस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन पहले ज्वाइंट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनआरबी मेथड। तो एनआरबी मेथड में क्या होता है, एस्टिमेटेड, ये देखो यहाँ पर मैंने ये पीडीएफ ओपन कर रखा है ताकि हम तुम लोग को दिखा पाए कि हम लोग एनआरबी मेथड कैसे करते हैं। फाइनल सेल्स वैल्यू, फर्दर कॉस्ट, अगर कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्रॉफिट होगा तब जाके एनआरबी आएगा, बट यहाँ तो प्रॉफिट और ये सब है नहीं, तो जो है वही माइनस करेंगे। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 36 और 1,000, यहाँ पर 30,000, 6,000, 1,000, तो ये हो जाएगा टोटल 37,000। अच्छा ये लेस करने से हम लोग को मिल जाएगा एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये माइनस करने से आ जाएगा 85,000, 4,000, 4,000, 29,000, 1,22,000, ठीक है ये एनआरबी हो गया। अब इस रेशियो में हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है फिर उसको लेस करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट कॉस्ट लेस करने से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है ज्वाइंट कॉस्ट हमें पता है कितना है, ज्वाइंट कॉस्ट है 97,600, तो ये टोटल कॉलम में हम लिख लेते हैं 97,600। अब इसको में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में, ठीक है तो रेशियो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखो रेशियो कैसे होगा, अगर हम लोग इक्वली 330 हर जगह से एलिमिनेट कर दे तो हम लोग के पास रेशियो बनेगा एनआरबी का 85, 4, 4 और 29, ठीक है इस रेशियो में हम लोग को 97,600 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर तुम लोग चाहो तो इसका वर्किंग नोट बना के भी कर सकते हो, ठीक है हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ पर तो हो ही जा रहा है। तो 85 + 4 + 4 8 + 29 122 टोटल हो रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं ताकि याद रहे। तो 97,600 डिवाइडेड बाय 122, डिवाइडेड बाय 122, 800, 800 इंटू 85, 68,000 हो जाएगा। अच्छा 800 इंटू 4, 800 इंटू 4 3,200, फिर से 800 इंटू 4 3,200, 800 इंटू 29, 29 और 800,
तो ये हम लोग का हो गया 23,200। ज्वाइंट कॉस्ट मिल गया। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने दोनों चीज को कंबाइनली कर दिया, कैलकुलेशन भी कर लिया और लेस भी किया। लेस इसीलिए किया ताकि प्रॉफिट मिल जाए, क्योंकि अभी तो मैंने दिखाया हम लोग को क्या करना है, सेल्स वैल्यू से टोटल कॉस्ट को लेस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। अब टोटल कॉस्ट में क्या आ जाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो हमारे पास नोन अमाउंट है, और ज्वाइंट कॉस्ट जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कैसे, एनआरबी मेथड से। तो एनआरबी का रेशियो निकाल के हम लोग कर चुके हैं। अब अगर ये लेस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स। ये देखो क्या हो गया, सेल्स उससे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट, ये लेस होने से हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। ये हो जा रहा है हम लोग का माइनस करने से 17,000, ये हो जाएगा 800, ये भी 800, और ये वैल्यू हो रहा है हम लोग का 5,800, और यहाँ पर 0 24,400। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कर लिया। बोला था कि कैलकुलेट करो नेट इनकम, अगर जो है प्रोडक्ट के जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है एनआरबी मेथड से, तो डिफरेंट प्रोडक्ट का नेट इनकम बताओ। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट वुड बी द नेट इनकम ऑफ द कंपनी फ्रॉम ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट से कंपनी का कितना इनकम होगा इफ इट डिसाइड टू सेल द प्रोडक्ट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट में प्रोडक्ट बेचने का ये लोग सोच रहे हैं, जो कि है 15 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा और 3 पर यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अगर हम लोग यहीं पर सेल कर देते हैं इस पॉइंट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो कितने कितने में सेल होगा वो हमें डेटा बता रखा है। तो उसको एक बार नोट डाउन करते हैं। देखो अगर यहाँ सेल करेंगे तो सेल होगा 15 पैसा, ये वाला सेल हो जाएगा 15 पैसा, यहाँ पर 0.15 करके सेल होगा। अच्छा, ये 50 पैसा करके सेल हो जाएगा, और ये 80 पैसा करके सेल होगा, और ये 3 पर यूनिट करके सेल होगा। अगर ऐसा होता है तो इस केस में प्रॉफिट कितना होगा, तो फिर से वही सेल्स माइनस हो जाएगा यहाँ पर सिर्फ जॉइंट कॉस्ट, क्योंकि यहीं पर सेल करेंगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो लगेगा नहीं। सेल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रेट अलग है, और उससे ये वाला जॉइंट कॉस्ट हमें लेस करना पड़ेगा जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट तो हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एनआरबी मेथड किया। अच्छा, अब यहाँ पर करते हैं, देखो इसमें पेज खत्म हो गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेसिंग के पहले अगर सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी, डी और टोटल। अच्छा, यहाँ पर आउटपुट यूनिट लिख लेते हैं या फिर सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली, तो भी तो होगा। सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, सेल्स वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखो 5 लाख यूनिट इंटू 0.15, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 लाख इंटू 0.15। अच्छा, नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का 10,000 इंटू 0.50, 5,000 इंटू 0.8, 9,000 इंटू 3। जो भी बोला हुआ था उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर टोटल नीचे कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, 50% 10,000 का 50% तो 5,000 हो जाएगा, ये ओरली कैलकुलेट कर लेंगे। 80% 4,000 हो जाएगा, और ये 27,000 होगा। बस कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा मुझे। ये भी 75,000 होगा शायद, देख लेते एक बार। 5 लाख इंटू 0.15, 75, 75 प्लस 5, 80, 84 और 27, 84 प्लस 27, 1,11,000, 1,11,000 सेल्स वैल्यू। अच्छा, फिर यहाँ से
लेस करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। यहाँ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मत लेस कर दो, यहाँ सेल कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो ये कॉस्ट तो लग नहीं रहा है, तो क्या कॉस्ट लगा, ये वाला पर प्रोडक्ट पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, बस वो देख देख के लिखना है और प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ये वाला 683200 3200 23200, तो यहाँ पर लिख देते हैं ज्वाइंट कॉस्ट 68,000 3200 3200 23,200 और टोटल हुआ था 97,600। अच्छा हाँ, अब एक चीज है, क्या है कि जब तुम लोग एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करोगे तो क्या करना है ना, इसका अलग से वर्किंग नोट बना लेना है, ताकि जब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट लेंगे तो वहां पर लिख पाएंगे कि ये वर्किंग नोट 1 से हम लोगों ने लिया है। तो ये जो मैंने यहीं पर कैलकुलेट करके दिखा दिया ना, इस चीज को एक वर्किंग नोट पे करोगे तो प्रेजेंटेशन सही रहेगा। फिर यहाँ पर लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर 1, सेम यहाँ पर भी लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का 75 माइनस 68 7,000। अच्छा ये हो जाएगा 1800, ये हो गया 800। अच्छा ये हो जाएगा 3800। अच्छा ये लेस करने से 00 कितना होगा 111 माइनस 97.6 13.4 मतलब 13,400। अच्छा ये प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमें पूछा था, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ये कंप्लीट हो गया। सी पॉइंट क्या बोला है, इन केस द कंपनी एक्सपेक्ट टू ऑपरेट द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इन द ईयर 2022। बोल रहा है कि कंपनी का ये एक्सपेक्टेशन है कि 2022 का मतलब ये तो 2021 का है, बोल रहा है कि 2022 में भी सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, ऐसा इनका मानना है, यानी इतना ही आउटपुट मिलेगा एज वेल एज उतना ही सेल्स अगर होता है। Would the company increase the net income by altering its processing decision? क्या processing decision को alter करके ये अपने 2022 जो इनके लिए इनकमिंग ईयर है, यहाँ पर क्या ये अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं अगर प्रोडक्शन लेवल सेम रहा तो? क्या इनको कुछ प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल्टर करना चाहिए? ऑल्टर इन द सेंस ऐसा कुछ है क्या, किसी प्रोडक्ट को हम लोग अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच रहे हैं तो जैसे देखो ए को अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करके सेल करते हैं तो 7,000 का प्रॉफिट, अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 17,000, तो ऑब्वियसली ए हमें फर्दर प्रोसेस ही करना चाहिए। बी फर्दर प्रोसेस करके 800 जबकि ये नहीं करके 1800, तो बी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन का बात हो रहा है कि क्या कुछ ऑल्टरनेट सोच के हम लोग अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ऐसा डिसीजन लेंगे कि जिसमें हमारा फर्दर प्रोसेस करके प्रॉफिट है उसे फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे, जिसमें फर्दर प्रोसेस करके प्रॉफिट नहीं उसे फर्दर प्रोसेस करके नहीं बेचेंगे, ठीक है। इफ सो अगर ऐसा कुछ है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम, ऐसा डिसीजन के बाद ओवरऑल नेट इनकम क्या होगा वो भी हमें बताना है। व्हिच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये भी बता दो कौन सा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिकना चाहिए। एज्यूम दैट ऑल कॉस्ट इनकट आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर वेरिएबल, बोल रहा है कि जितने भी कॉस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इंक्लूड हुए हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट नंबर सी में हमें क्या पूछा है कि अगर हम लोग अपना प्रोडक्शन डिसीजन को चेंज करते हैं तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी में क्या चेंजेस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लोग अगर अपना प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं तो किसमें कितना प्रॉफिट है, फर्दर प्रोसेस करके और फर्दर प्रोसेस नहीं करके, ठीक है। अच्छा यहाँ ना और एक पॉइंट भी पूछा है सबसे पहले, विच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये भी पूछा है, तो पहले हम उसका आंसर दे देते हैं, ठीक है। यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट फर्दर प्रोसेसिंग, प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग। अगर फर्दर प्रोसेसिंग होता है तो कितना प्रॉफिट बन रहा है, अगर नहीं होता है तो कितना। अगर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता है, बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, तो प्रॉफिट है 7,000 1800 800 और 3,800
और अगर टोटल कॉलम करें तो भी होगा 13,400 और प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 17,800 800 5,800 17,800 800 5,800 और टोटल 24,400। अब प्रॉफिट निकालेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, ठीक है। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट देखते हैं, अगर ए को फर्दर प्रोसेस किया जाए तो ए से 10,000 प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, बी को फर्दर प्रोसेस करने से 1,000 का लॉस हो जाएगा, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो 1,800 का प्रॉफिट, करने पे 800 तो 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तो इस तरीके से मैंने कर दिया। इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, फर्दर प्रोसेस करो या ना करो, बेसिकली ये फर्दर प्रोसेस होता नहीं था। ड्रॉ देखो, सी का फर्दर प्रोसेसिंग था नहीं। और डी के केस में हम लोग का हो जाएगा 2,000, ठीक है। 2,000 का इंक्रीमेंट होगा प्रॉफिट अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल हो जाएगा हम लोग का 11,000। अच्छा, तो इसका मतलब ये डिसीजन लेंगे कि प्रोडक्ट ए एंड डी शुड बी फर्दर प्रोसेस as there is incremental profit, there is incremental profit. Product B and C should not further process, should not further process. ये दोनों को फर्दर प्रोसेस करके कोई फायदा नहीं है। डी में सॉरी बी का फर्दर प्रोसेस करने पे 1,000 का लॉस है, सी तो फर्दर प्रोसेस हो भी नहीं रहा था। जो भी हो, तो हम लोग का ये डिसीजन हो सकता है कि इस तरीके से हमें चूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा, वो भी बताते हैं। देखो, ये जो अभी मैंने सोल्यूशन दिखाया, इसमें हम लोगों ने क्या आंसर बता दिया कि ये वाला बताए, विच प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कौन सा बिकना चाहिए, वहां पर हम लोगों ने दिखा दिया। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम लोग का बी और ये बी और सी सेल होना चाहिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। और यहाँ पूछा है कि इंक्रीज ऑल्टरनेट कोई डिसीजन है, ऑल्टरनेट डिसीजन अगर कुछ है तो वो बताओ। तो ऑल्टरनेट डिसीजन भी तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना, ये सेम आंसर इसी का भी हो गया कि ए डी को फर्दर प्रोसेस कर लो, बी सी को फर्दर प्रोसेस नहीं करो, तो एक ही लाइन में दोनों आंसर हो गया। अब हाँ, ये वाला बताना है, व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड ओवरऑल नेट इनकम, ये दिखा देते हैं यहाँ, ये पॉइंट बाकी है, ये दिखा देते हैं। एक्सपेक्टेड ओवरऑल इनकम, अगर जो डिसीजन अभी हम लोगों ने देखा वो लेते हैं तो इनकम जो है ओवरऑल कितना हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ए से प्रॉफिट मिलेगा, प्रोडक्ट ए प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस। ए को तो फर्दर प्रोसेस करना है, ए का फर्दर प्रोसेस करके प्रॉफिट है 17,000। प्रोडक्ट ए के बाद बी को तो फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, डी को करना है। डी को करने से 5,800 ये एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट लेंगे हम लोग, ठीक है, जो एक्सेस हो रहा है। प्रॉफिट डी प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये हमें लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5,800। ये दोनों प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो इतना इतना प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेस इसमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर हम लोग आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेंगे तो हमारे लिए लॉस हो जाएगा। तो बी का है, ये देखो 1,800 बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग करके प्रॉफिट, और सी का दोनों ही केस में हमारा 800 था। अब टोटल कर लेते हैं कितना होता है, 17,000 प्लस 5,800 प्लस 1,800 प्लस 800 25,400 ओवरऑल प्रॉफिट।
ऑल्टरनेट डिसीजन के बाद, ठीक है, जो हम लोगों ने फाइनली डिसीजन लिया कि अगर हम लोग 2022 में हमारे डिसीजन को थोड़ा चेंज करते हैं, जैसा चल रहा है वैसे नहीं चल के अगर इस तरीके से ऑल्टरनेट करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने चेक कर लिया कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मोड में हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। ये हो गया हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट। अब हाँ, जैसे इंक्रीमेंटल मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, तुम लोग देखोगे हर जगह पे मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी लेस किया था। अगर ऐसा तुम लोग को दिमाग में आ रहा है कि जब मैंने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट निकाला है तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बाकी क्वेश्चन में लेस किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि वहां पर शायद हम लोग एनआरबी मेथड वगैरह यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर ध्यान से देखो, ये जो प्रॉफिट आप लोगों ने लिया हुआ है इसमें से हम लोग का ऑलरेडी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस है, क्योंकि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हम लोग का लेस है तो हमें और दूसरी बार लेस करने का जरूरत नहीं है। कंपेयर करने के लिए हमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को भी तो लेस करना होता है ना, तो वो ऑलरेडी लेस करके ही 17,800 आया हुआ है, इसीलिए नेक्स्ट और दोबारा करने का जरूरत नहीं हो रहा है। बस आसान यही करने बोला था और कुछ नहीं, इसमें लगभग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होता है। अच्छा अब देखो 45 नंबर, इसमें क्या बोला है, ब्यूटी सोप कंपनी मैन्युफैक्चर्स 4 डिफरेंट ब्रांड ऑफ सोप नेमली कोमल, लवली, मेकअप एंड नाइस। तो ये जो है ब्यूटी सोप कंपनी है जो कि 4 अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट का नाम दे दिया है, कोमल है, लवली, मेकअप एंड नाइस। द data on production and sale of the brands during 2022 is reproduced below। बोल रहा है कि डेटा जो है प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है सारे प्रोडक्ट और कितना सेल वैल्यू है वो सब हमें दे दिया है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, ऑल द above soap are manufactured jointly upon to a particular process। ये सब सोप जो है ना, जैसे कि कोमल, लवली, मेकअप और नाइस, ठीक है, ये सभी जो है एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस से जो है बनते हैं, यहाँ पर बोल दिया है जॉइंटली एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट दे आर फॉर्म्ड इनटू केक्स एंड पैक्ड द एनुअल कॉस्ट डेटा एज अंडर। बोल रहा है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इन लोगों को अलग अलग फॉर्मेशन दे दिया जाता है, ठीक है, केक्स एंड पैक्ड बना दिया जाता है। और एनुअल कॉस्ट जो है मटेरियल का लगता है 30 लाख, मतलब जॉइंट कॉस्ट हो रहा है 30 लाख मटेरियल, और 20 लाख का वैल्यू एडेड मतलब और भी कुछ खर्चा लग रहा है, इंक्लूड प्रॉफिट एट 25% ऑन टोटल कॉस्ट, ठीक है। बोल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट अर्थ होता है ये सब सेल करके ये सब प्रोडक्ट वो है 25% ऑन टोटल कॉस्ट। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, आउट ऑफ द अबव ब्रांड मेकअप इज सोल्ड in unpacked condition without further processing while the 3 other brands further processed at an additional cost as follows। बोल रहा है कि वो जो 4 टाइप ऑफ सोप था उसमें सिर्फ जो है मेकअप बोल के जो प्रोडक्ट था वो फर्दर प्रोसेस किए बिना ही सेल होता है, बाकी सब फर्दर प्रोसेस करके सेल होता है। और फर्दर प्रोसेस करने का कॉस्ट लगता है कोमल का 1,20,000, लवली 1,30,000, नाइस 50,000। अच्छा अब करने क्या बोला है, वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप आफ्टर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर यूनिट कॉस्ट नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा तो हमें क्या करने बोला है, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट निकालने बोला है, कॉस्ट निकालने बोला है हर एक सोप ब्रांड का, मतलब कोमल का, लवली का, नाइस का और ये मेकअप का, सबका कॉस्ट सबका प्रॉफिट निकालने बोला है। लेकिन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स वैल्यू से अगर हम लोग टोटल कॉस्ट लेस करेंगे तो टोटल कॉस्ट में तो हम लोग का 2 कॉस्ट आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें पता होता है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंटली दिया हुआ रहता है जिसे हमें अलग करना पड़ेगा, जो कि एनआरबी मेथड में करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो देखो हम लोग जैसे ये वाला क्वेश्चन किया अभी इसके पहले वाला सेम वैसे ही हम लोग कर सकते हैं। तो सेल से हम लोग जॉइंट कॉस्ट को लेस करेंगे, देखो सेल से हम लोग प्रॉफिट को लेस करेंगे, फिर हम लोग जो है जॉइंट कॉस्ट देखेंगे कितना है। अच्छा हाँ सॉरी एक चीज मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, ये हम लोग का जॉइंट कॉस्ट नहीं है, ठीक है, ये एनुअल कॉस्ट डेटा है कि पूरे ईयर में कितना कॉस्ट इनकर्ड होता है, ठीक है, ये हम लोग का जॉइंट कॉस्ट नहीं है। जॉइंट कॉस्ट हम लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर लिखते हैं, पहले तो जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे तब जाके उसे एप्रोर्शन कर पाएंगे। इलस्ट्रेशन 45 यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट।
कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं सेल्स। सेल्स से अगर हम लोग प्रॉफिट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। देखो, सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस जॉइंट कॉस्ट इक्वल टू तो प्रॉफिट होगा। तो सेल्स हमें पता है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पता है, प्रॉफिट भी हमें पता है। कैसे? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ था प्रॉफिट का रेट, यहाँ पर बोल रखा था 25% ऑन टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट को लेस करेंगे तो जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। तो सेल्स पहले लिखते हैं, सेल्स हो जाएगा कोमल, प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं लवली, मेकअप, नाइस। ठीक है। अच्छा, अब देखो सेल्स, यहाँ पर वैल्यू कितना बता रखा है, ये ना एक्चुअली ब्रैकेट में प्रोडक्शन एंड सेल्स दे दिया है, मतलब ये मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट के साथ सेल्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दे दिया है। ये एक्चुअली ना यूनिट नहीं, ये रुपीस में, यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है, ये हम लोग का रुपीस में होना चाहिए। एक सेकेंड रुको, हाँ रुपीस में तो होना ही चाहिए, एक मिनट। नहीं, ये यूनिट ही दिया हुआ है। अच्छा, ये यूनिट दिया हुआ है, इस पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वैल्यू फिर नीचे देखना पड़ेगा, रुको एक सेकेंड। ये सेल्स वैल्यू दे रखा है 15, 15 इंटू सेल्स वैल्यू 15, 31, 2.8 और 1.2। हाँ, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। हाँ, ये बताते हैं, देखो ये यहाँ पर लिखना है, ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक मिसप्रिंट था इस क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आ रहा था, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये इन लैख दिया हुआ है, ठीक है, ये सेल्स वैल्यू हमें इन लैख दिया हुआ है, 15 लाख, 31 लाख, 2.8 लाख, 1.2 लाख। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, बट ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग ये इन लैख में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, देखो 15 लाख सेल्स वैल्यू। अच्छा, इसके बाद 31 लाख। अच्छा, इसके बाद 2.8 लाख, 2.8 लाख मतलब 2.8 इंटू 1 लाख मतलब 2,80,000, और ये वाला हो जाएगा 1,20,000। ये इन लाख में है, वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेल्स वैल्यू पूरा ऐड कर लेंगे, तो 15 और ये हो गया 2 + 1 3, 3 + 1 4, 34 लाख, 34 और 15, 5 + 4 9 और 49। 34 + 15, 1,20,000। अच्छा, ये 20 है यहाँ पर, और ये 80 है, 49 और 80 और 20। अच्छा, यहाँ पर 50 लाख हो जाएगा, देख लो ये 50 लाख होगा, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख, 3 लाख और ये दोनों मिला के 1 लाख मतलब 4 लाख, 4 लाख और 31 मतलब 35 लाख, 35 और 15 ये हो जाएगा 50 लाख। सेल्स वैल्यू मिल गया 50 लाख। अब इससे हम लोग लेस कर देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, देखो टोटल करो यहाँ पर, ये देखो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ दिख रहा है 1,20,000, 1,30,000, 50,000, 1,20,000, 1,30,000 और 50,000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख और यहाँ पर 50 और 50, 2 लाख और ये हो गया हम लोग का 3 लाख। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस हो जाएगा, और लेस करेंगे प्रॉफिट, तो हमें जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा। लेस करेंगे प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट बोला है 25% ऑन टोटल कॉस्ट। ठीक है, 25% ऑन कॉस्ट, तो अगर कॉस्ट पे 25% है तो सेल वैल्यू पे कितना होगा, क्योंकि हम लोग के पास सेल वैल्यू अवेलेबल है। तो देखो वर्किंग नोट हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, ये देखो प्रॉफिट हमें बोला है कॉस्ट पे 25%, तो कॉस्ट अगर प्रॉफिट अगर 25 है तो कॉस्ट 100 है, तो सेल वैल्यू कितना 125। तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने तुम लोग को सिखाया ना, प्रॉफिट बाय सेल्स 5/125। ये देखो 25 डिवाइडेड बाय 125, ये प्रॉफिट ऑन सेल इनटू सेल वैल्यू यानी कि 50 लाख, ये करने पे हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। तो 25 5 में 125 होगा, ये हम लोग का 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख प्रॉफिट लेस हो गया। अब ये लेस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जॉइंट कॉस्ट।
क्यों? क्योंकि हम लोगों ने क्या क्या लेस किया, सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस प्रॉफिट कर लिया। नॉर्मली क्या होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है। सेल्स वैल्यू पता था, फर्दर टोटल कॉस्ट में दो था, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और ज्वाइंट कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमें पता था माइनस ज्वाइंट कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ पोर्शन वो ज्वाइंट कॉस्ट हुआ, तो ये ज्वाइंट कॉस्ट निकल जाएगा। माइनस करते हैं, कितना होगा 50 लाख और माइनस 3 लाख और माइनस 10 लाख। 50 लाख से 13 लाख लेस होने से हम लोग को मिलेगा 37 लाख। 37, 50 माइनस 3, 40 माइनस 3, हाँ 37 लाख, ये हमें ज्वाइंट कॉस्ट मिल गया। ठीक है, तो ज्वाइंट कॉस्ट हमें मिल गया। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला है वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप आफ्टर एलोकेटिंग ज्वाइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरबी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। हम लोग को ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है एनआरबी मेथड को यूज करके स्प्लिट ऑफ पॉइंट का। ठीक है, तो ज्वाइंट कॉस्ट तो मिल गया क्योंकि क्वेश्चन में यही वाला मिसिंग था। अब इस ज्वाइंट कॉस्ट को हमें एलोकेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, कौन से स्टेज पे बोला है, एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। Profit and cost of each brand of the soap after allocating joint cost on the basis of NRV value at split of point. ठीक है, at split of point. अच्छा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स। प्रोडक्ट है कोमल, लवली, मेकअप, नाइस और टोटल। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू से कॉस्ट लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। सेल्स वैल्यू कितना होगा स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू कितना होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो प्रोडक्शन यूनिट है 3 लाख और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू कितना रखा गया है, मतलब सॉरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना रखा गया है, वो ना हमें यहाँ पर बताया। देखो क्वेश्चन ना थोड़ा सा मिक्स्ड अप कर दिया। यहाँ पर बोला फाइंड आउट रिवाइज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ईच ब्रांड इफ द कंपनी डिसाइड टू सेल आल्सो एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ पर भी ना एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोल दिया है, यहाँ भी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोला है, तो मुझे लगता है ना ये होना चाहिए फर्दर प्रोसेस। ये थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, वर्क आउट द प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ ईच ब्रांड ऑफ सोप आफ्टर एलोकेटिंग जॉइंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नहीं, ये होगा आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये ना आफ्टर होगा, ये थोड़ा सा गलत है, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि सेम क्वेश्चन दोबारा तो देगा नहीं, और इसीलिए ये जो है ये आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट होगा। ये नीचे वाला जो डेटा है ये हो जाएगा हम लोग का एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, हम इसको कर लेते हैं आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, और आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हम लोग का सेल्स वैल्यू कितना है, ये 15, 31, 2,80,000 और 1,20,000 लिख लेते हैं। 15, 31 लाख, 2,80,000, 1,20,000, टोटल 50 लाख। अभी अभी किया था ना, वहीं से लिख सकते हैं। अब यहां से लेस करेंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,20,000, 1,30,000, अच्छा 1,20,000, 1,30,000 और 50,000, ये वाला 50,000, टोटल 3 लाख। सेल्स वैल्यू से हम लोगों ने एनआरबी मेथड से हमें करने बोला है। एनआरबी मेथड हमें क्या बोलता है, एनआरबी मेथड हमें बोल रहा है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करो, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोई एक्सपेंस है तो लेस करो, वो तो हमारे पास है नहीं, और इसके बाद हम लोग जो है एनआरबी मेथड से एनआरबी निकाल सकते हैं, उसके बाद उसका अपोर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस करते हैं, लेस करने से देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पर एनआरबी तो माइनस करने से हो जाएगा 13,80,000। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का
31 माइनस 1.3 यानी 29,70,000, 2,80,000 और 2,80 ये हो गया, ये 70,000 होगा शायद, देखते हैं एक मिनट। 70,000 और ये हो जाएगा 47 लाख। ठीक है, ये हम लोग का आ गया एनआरपी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट लेस करेंगे, लेस कर देंगे ज्वाइंट कॉस्ट। अब ज्वाइंट कॉस्ट कितना आया, ये देखो 37 लाख, उसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ जो रेशियो आ रहा है उस पे। अच्छा, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, ये 440 हटा देते हैं हर जगह से, यहाँ से हो गया 1 2 3 40, यहाँ पर भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तो कितना बचेगा 138:297:28:7। देखते हैं टोटल कितना हो रहा है, 138:297 + 7 470, 37 लाख divided by 470 into 138। अच्छा, ये वैल्यू हम लोग का आ रहा है 86,382। 86 इतना तो आ ही नहीं, हाँ आ सकता है, 38 लाख है, एक सेकेंड, 13,80,47, ओ हाँ 470, ठीक ही तो हुआ है, और हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 37 लाख को। हम फिर से एक बार करते हैं, शायद कुछ गलत हो गया होगा। हम लोग को 37 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 37 लाख इंटू 138 डिवाइडेड बाई 470। ओह अच्छा, सॉरी मेरा ही गलती है, हम इधर देख नहीं रहे बार बार। 10,86,382.9 मतलब 83। अच्छा, 10,86,383 और माइनस भी कर लेते, नहीं तो इतना बड़ा डेटा फिर से हमें लिखना पड़ेगा, माइनस कर लेते हैं इसके साथ साथ ही 13,80,000, ये हो जाएगा 2,93,617, 2,93,617। अब ये वाला कैलकुलेट करेंगे, ये हटा देते हैं, रेड कलर से जो किया है मैंने। 37 लाख डिवाइडेड बाई 470 इंटू 297। अच्छा, ये आ रहा है 23,38,085, 23,38,085। इसको माइनस भी कर लेते हैं, नहीं तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अभी साथ ही साथ कर लेते हैं। 6,31,914, 6,31,915 होगा यहाँ माइनस करने से। ठीक है, अब ये वाला 37 लाख इंटू 28 डिवाइडेड बाई 470, तो ये आ रहा है 220,425, 220,425.5 है, तो 426 कर लेते हैं, माइनस 2,80,000। अच्छा, ये हो जाएगा 59,574, 59,574। अच्छा, अब ये वाला वैल्यू 37 लाख इंटू 7 डिवाइडेड बाई 470। अच्छा, ये आ रहा है 55,106, 55,106 माइनस 70,000, ये आ रहा है 14,893, 93.6 है तो 94 कर लेते, वैसे माइनस करने से 4 आएगा, और ये हो गया 10 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ गया। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला, बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो है, सॉरी आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट हम लोग का
प्रॉफिट कितना हो रहा है और हम लोगों ने कॉस्ट को कैसे अपोर्शन किया है, एनआरवी से अपोर्शन किया और उसके साथ हम लोगों ने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो सेल से सारे कॉस्ट को लेस किया, प्रॉफिट पता चल गया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, प्रॉफिट पता चल गया। अब हम लोग पॉइंट बी करेंगे, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अगर इतने इतने में सेल होता है तो। ठीक है, तो पॉइंट बी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के पहले या फिर एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जो भी लिखो एक ही बात है। प्रोडक्ट यानी पर्टिकुलर्स या प्रोडक्ट लिख सकते हैं ऐसे, प्रोडक्ट में यहाँ पर कोमल, लवली, मेकअप, नाइस और टोटल। सेल वैल्यू, प्रॉफिट निकालना है, फिर से सेम प्रोसेस, सेल वैल्यू और टोटल जॉइंट कॉस्ट लेस होगा। अब यहाँ तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगा नहीं, क्योंकि हम लोग कहाँ पे निकाल रहे हैं, फर्दर प्रोसेस करने के पहले का प्रॉफिट। तो सेल्स वैल्यू लेस होगा और जॉइंट कॉस्ट। सेल्स वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर बता दिया है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू कितना है, मतलब पर यूनिट का 4.564 और 1.50, और यूनिट तो एज इट इज रहेगा 3 लाख, 5 लाख, 70,000, 40,000। तो यहाँ लिख लेते हैं 3 लाख। मैम এটা পার্টিকুলারস হবে না? হ্যাঁ পার্টিকুলার্স লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে পার্টিকুলার্স লিখে দিই। প্রোডাক্ট লিখলে অসুবিধা নেই, হ্যাঁ পার্টিকুলার্স লিখলে বেশি পারফেক্ট হচ্ছে, না হলে প্রোডাক্ট লিখলে এর উপরে লিখতে হবে, এটা বেটার। যদি আমরা প্রোডাক্ট লিখি তাহলে এটা। अच्छा, सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक एक फिर से कैलकुलेट करते हैं। देखो क्या क्या बोला है, सेल्स वैल्यू फर्दर प्रोसेस नहीं होता है तो 4.5 करके ये वाला होता है। अच्छा, लवली जो है उसका क्वांटिटी है 5 लाख। ये क्वेश्चन का बस एक ही प्रॉब्लम होता है, बहुत बड़ा बड़ा डिजिट्स और डेटा देता है, क्योंकि वैसे तो आसान है, गलत अगर कुछ होगा तो कैलकुलेशन पे ही होगा। 5 लाख 70 40, पहले ना ये लिख लेते, नहीं तो बार बार अप डाउन करें। 5 लाख 70 और यहाँ लिख लेते हैं 50। अब इसका रेट लिखेंगे, तो 4.564 1.564 1.5। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 4.5 3, 13.5, 13 लाख 50,000, 30 लाख, ये मल्टीप्लाई करके देख लो, 30 लाख 4 into 7 28, मतलब 2 लाख 80 आ रहा है, 2 लाख 80। हाँ 1.5 into 5, ये हो जाएगा, ये ना शायद मैंने गलत लिख दिया, 50 40, ये वाला 40 था, 40 into 1.5 60, मतलब ये कितना हो जाएगा 60,000, 60 और यहाँ पर हो गया 2 लाख 80, ऐड ही करना पड़ेगा, 13.5 प्लस 30 प्लस 2.8 प्लस 0.6। अगर तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते पूरा लिख के करना पड़ेगा तुम लोग को। 46.9 मतलब 46,90,000, 46,90,000 ये सेल्स वैल्यू आ गया। अच्छा, अब ये फर्दर प्रोसेस तो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ लेस क्या हो जाएगा, सिर्फ लेस हो जाएगा जॉइंट कॉस्ट। अब जॉइंट कॉस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया, अभी अभी देखो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसी को लिख लेना है। इसका भी प्रेजेंटेशन तुम लोग पहले एक वर्किंग नोट बना लोगे इस पे, तो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि वर्किंग नोट 1 से हमने यहाँ डेटा लिखा और वहां पर भी हम लोग वर्किंग नोट 1 से लिख रहे हैं, क्योंकि एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में लिखने से बेटर है कि वर्किंग नोट। लेकिन अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, तुम लोग एक वर्किंग नोट इसका बना लेना। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 लाख, जो भी वैल्यूज आए थे, 10,86,383 पहला वाला, ये सब भी ऑड ऑड सब डेटा है। 23,38,085, 23,38 सॉरी 23 हाँ 38,085, 38,085। अच्छा, मेकअप ये हो जाएगा 220426,
220426। अच्छा 55,106 और 37 लाख टोटल। 55,106 और यहाँ पर 37 लाख टोटल। अब माइनस करते हैं, मिल जाएगा हम लोग को प्रॉफिट। ये सब माइनस करना पड़ेगा, ये ओरली नहीं कर पाएंगे। 1350 माइनस 1086 383 263,617 30 लाख माइनस 23,38,085 6,61,915 28 lakh minus 2,20,426 25 lakh 79,574 29 lakh 25 lakh 79,000 कुछ ज्यादा नहीं। 6,61,000 2,20,426 एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गलत तो कैलकुलेशन कर दिया है, एक मिनट। ये 28 लाख हुआ क्या? 28 है, 3,4,36 ना 2,80,000 तो 2,80,000 ओ 128 लाख 2,20,220,426 59,574। ये वाला मैंने गलती से 28 लाख लिख दिया था। 60,000 माइनस 55,106 48,949 लाख, ये हो जाएगा 9,90,000 30 46 माइनस 37 9 लाख हो जाएगा 9,90,000। ठीक है, क्वेश्चन आसान है बट प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेशन का डिजिट्स काफी अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का ये भी कैलकुलेट हो गया कि बिफोर स्प्लिट ऑफ पॉइंट करने से क्या होगा, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट करने से प्रॉफिट कितना होगा। एज्यूम दैट फॉर एलोकेशन जॉइंट कॉस्ट नेट रियलाइज्ड वैल्यू मेथड इज यूज्ड, वो तो मैंने वैसे ही कर दिया बिना पढ़े। यहाँ पर बोला है कि एनआरबी मेथड से ही यहाँ पर भी जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन करना है, वही किया है, एनआरबी मेथड वाला ही लिया है। फिर बोल रहा है with the working result in A and B, A और B में दो जो अलग अलग रिजल्ट आए हैं, advise beauty soap company about the processing decision as to which soap to be sold at split of point, कौन सा split of point पे सेल करना चाहिए, which to be processed further so as to maximize profit, कौन सा further process करें। और उसके बाद बोल रहा है योर डिसीजन विथ suitable कॉस्टिंग टेक्निक। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मतलब हमारे कॉस्टिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट स्प्लिट अप करके बेचे, कौन सा स्प्लिट अप पॉइंट पे बेचे और कौन सा फर्दर प्रोसेस। तो प्रॉफिट का चेक करेंगे, इसमें प्रॉफिट है 2,93,617, इसमें है 2,63। तो ऑब्वियसली कोमल जो प्रोडक्ट है उसे फर्दर प्रोसेस करके ही बेचना चाहिए। इसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेंगे, ऐसे लिखेंगे कंपेयर करके, प्रॉफिट कंपेयर करके डिसीजन बताएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी in selling the product with or without further processing, with or without further processing, with or without further processing। फर्दर प्रोसेसिंग करके या नहीं करके अगर हम लोग सेल करते हैं तो प्रॉफिट में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा, उसी से हम लोग डिसीजन लेंगे कि फर्दर प्रोसेस करें या फर्दर प्रोसेस ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट आफ्टर फर्दर प्रोसेस, और यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर फर्दर प्रोसेस। यहाँ प्रोडक्ट का नाम हम और पूरा नाम नहीं लिख रहे, कोमल के लिए के, लवली के लिए एल, मेकअप के लिए एम, नाइन्स के लिए एन और यहाँ टोटल। ठीक है, ये टोटल लिख देते हैं, ये प्रोडक्ट नेम को मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उस केस में हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है 2,93,617 6,31,915 6,31,915 और ये वाला था 2,93,670।
अच्छा 595.74 14894 14894 595 ठीक है। अच्छा अब देखते हैं यहाँ पर टोटल ये है 30 ये वाला 10 लाख टोटल प्रॉफिट है 10 लाख। और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं तो 2,63,670 6,61,915 5,9,574 4,894 और टोटल 9,90,000। अब हम लोग चेक करेंगे इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस मतलब हर एक प्रोडक्ट में या तो ऐसा होगा कि फर्दर प्रोसेस करके प्रॉफिट है या तो फर्दर प्रोसेस करके लॉस है। कुछ भी एक जैसे ए का देखो फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करने से 2,93,617 का प्रॉफिट है, वहीं पर अगर बिफोर फर्दर प्रोसेस सेल कर देंगे 2,63,617 का प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो फर्दर प्रोसेस करके बेचना चाहिए 30,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। इसमें लॉस हो रहा है, देखो ये लॉस हो रहा है। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं तो प्रॉफिट होता है 631,915 और अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस नहीं करके सेल करते हैं तो प्रॉफिट होता है 66,1915 ठीक है। तो 30,000 का लॉस हो जाएगा अगर इसको फर्दर प्रोसेस कर लेंगे। एल को एम के लिए सिचुएशन दोनों ही बराबर है और यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट होगा। तो ये ओवरऑल कितना हो जा रहा है, ओवरऑल भी हम लोग का हो जाएगा 10,000 ठीक है। ओवरऑल हम लोग का 10,000 वैसे भी देख सकते हो, ये देखो 10 लाख और 9,90,000 मतलब 10,000 का ही चेंजेस हो रहा है। तो 30 लाख पॉजिटिव 30 लाख नेगेटिव, तो इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ इस 10,000 के वजह से आ रहा है। तो जो भी हो ये हम लोग का इंक्रीमेंटल प्रॉफिट हो गया। अब कॉस्टिंग टेक्निक तो फॉलो हो गया, अब हमें डिसीजन देना है कि क्या करना चाहिए। हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट कोमल एंड कोमल और ये नाइस, ये दोनों फर्दर प्रोसेस होना चाहिए। नाइस शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड एज देयर इज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। कमेंट लेकिन लिखना जरूरी है, क्वेश्चन का टॉपिक जितना भी आसान क्यों ना हो, ठीक है। टॉपिक जितना भी आसान है तुम लोग को कमेंट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ कैलकुलेशन का नहीं मिलेगा इसमें नंबर। वेयरएज प्रोडक्ट लवली एंड प्रोडक्ट मेकअप should not be further process, should not be further process। लाइन एक ही जैसा होता है, ठीक है। कमेंट का सिर्फ इतना हमें ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट है। लिखना तो बस इतना ही होता है कि कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है और कौन से प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। इसका और कोई क्वेश्चन था नहीं, बस यही पूछा था। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 46, इसमें क्या बोला है, in the course of manufacturer of the main product P, byproduct A and B also emerge। अच्छा जब हम लोग किसी एक प्रोसेस में प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट P प्रोसेस करने के लिए गए तो हमें दो बाई प्रोडक्ट मिला, ठीक है। दो बाई प्रोडक्ट क्या क्या है, A और B, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द जॉइंट एक्सपेंसेस of the manufacturer amounting to 1,19,550, ये हम लोग का जॉइंट एक्सपेंसेस है। ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड फर्दर आफ्टर सेपरेशन एंड सोल्ड एज डिटेल्स गिवन बिलो। अच्छा और एक बार बोलते हैं, ये क्या बोल रहा है, ऑल द थ्री प्रोडक्ट कहां से है, मेन प्रोडक्ट भी दो बाई प्रोडक्ट आर प्रोसेस्ड फर्दर, सभी को फर्दर प्रोसेस किया गया है जिसका कॉस्ट यहाँ पर दिख रहा है। कॉस्ट इनकट आफ्टर सेपरेशन का मतलब ही फर्दर प्रोसेस हो गया एंड सोल्ड एज पर डिटेल्स बिलो, इतना करके नहीं, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, सेल ऐसे हुआ है। अच्छा और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया, ठीक है।
आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस आर 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द सेल्स विच आर apportioned to the three product in the ratio of 20-40-40। यहाँ पर एक सेलिंग एक्सपेंसेस का बात बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस होता है प्रोडक्ट को सेल करवाने का, वो कितना है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 10%। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है तुम लोगों ने कॉस्ट शीट में देखा था, ठीक है, हम फिर से अभी बता देंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट showing the apportionment of joint cost to main product and to by product। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करके दिखाना है मेन प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, मतलब PAB सभी पे हमें जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करके दिखाना है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पर बोला है इफ द बाई प्रोडक्ट A इज नॉट सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग एंड इज सोल्ड एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। बोल रहा है कि अगर बाई प्रोडक्ट A को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा और कर दिया जाएगा सेपरेशन पॉइंट पे, फॉर विच देयर इज अ मार्केट एट 58,500। अगर ऐसा होता है तो उस पॉइंट पे ए का मार्केट वैल्यू है 58,500 विदाउट इनकरिंग एनी सेलिंग एक्सपेंसेस, तब कोई सेलिंग एक्सपेंस इनकर नहीं करना पड़ेगा। मतलब ए को अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करके हम लोग सेल करते हैं तो मार्केट में इतने में सेल हो जाएगा, और एक फिक्स सेलिंग एक्सपेंस पहले बताया था ना कि लगता है प्रोडक्ट को सेल करवाने में, लेकिन स्प्लिट अप पॉइंट पे सेल करने से कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बोल रहा है, तो हमें वही मानना पड़ेगा। Would you advise its disposal at this stage? क्या हमें ए को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करना चाहिए? हमारा एडवाइस क्या है, सो द वर्किंग्स, हमें वर्किंग्स दिखाना है। तो ये दो पॉइंट हमें पूछा है, ठीक है। तो पहला वाला देखते हैं। फर्स्ट तो हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा। कोई मेथड नहीं बोला है, जब कोई मेथड नहीं बोला जाता है तो सिंपल NRV मेथड से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट showing apportionment of joint cost। पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट है PAB और यहां पर लिख देंगे टोटल, ये दोनों है बाई प्रोडक्ट, ये दोनों है बाई प्रोडक्ट और ये है मेन प्रोडक्ट, ये है मेन प्रोडक्ट। अच्छा, यहां पर हम लोग लिखेंगे सेल्स। देखो सेल्स है कितना, क्योंकि NRV निकालेंगे ना तभी तो कर पाएंगे। सेल्स है 90 60 40, 90 60 और 40, तो 40 और 60 1,90,000 का टोटल सेल है। अच्छा, अब हम लोग को यहाँ प्रॉफिट बता रखा है तो हम लोग प्रॉफिट को भी लेस कर लेते हैं, लेस कर देते हैं प्रॉफिट। देखो ये ना एक्चुअली हमें कोई मेथड नहीं बोला है, लेकिन इसको हम लोग ना रिवर्स कॉस्ट मेथड से कर सकते हैं। रिवर्स कॉस्ट मेथड कुछ नहीं, NRV मेथड की तरह ही है, जहां पर हम लोग प्रॉफिट अगर अवेलेबल होता है तो कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट को भी लेस करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, बोल रहा है प्रॉफिट जो है 25% ऑन सेल, 20% ऑन सेल और 15% ऑन सेल है। तो 90,000 का कैसे हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज कितना कितना लगाएंगे, देखो 25%, 20 और 50, 20 और 50, ठीक है, इतना परसेंट बोला है प्रॉफिट ऑन सेल्स, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है। तो 90,000 का 25%, 90,000 का 25%, 22,500, 60,000 का 20% यानी 12,000, 40,000 का 15%, ये चेक करना पड़ेगा 6,000, तो टोटल कितना हो गया 6 + 12 18,000 प्लस 22.5 यानी 40,500, ये हम लोग का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट लेस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का जरूरत था। एक जगह पे बोला हुआ था कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमारा फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस लगता है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रहे हैं। देखो तुम लोग याद करो, जब कॉस्ट शीट करते थे तो हम एकदम मतलब सिंपल तरीके से कॉस्ट शीट एक बार याद दिलाते। सबसे पहले
डायरेक्ट रॉ मटेरियल, ये देखो सिंपल वाला फॉर्मेट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब मिला के प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, तो क्या आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम लोग ऐड करते थे यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो यहाँ पर आता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते थे तो आता था कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स, और इसमें हम लोग ऐड करते थे प्रॉफिट, तो हमें मिल जाता था सेल्स वैल्यू। ठीक है, अब हमें सेल्स वैल्यू दिया हुआ, इससे प्रॉफिट लेस करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेल्स ही ना मिलेगा। अब ये तो क्वेश्चन में हमें पॉइंट बोल दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर नाम देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाकी ये टोटल कॉस्ट है बोल सकते हैं। ठीक है, वही तो टोटल कॉस्ट होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर मतलब कॉस्ट शीट अगर याद है तो ठीक है, कॉस्ट शीट तो क्या हुआ है तुम लोग का, 90,000 माइनस 22,500, देखते हैं कितना आता है, 67,500, और ये हो जाएगा 48,000, 34,000। नहीं, ये आ रहा है 190 माइनस 40.5, 1,49,500, 1,49,500, ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इससे क्या लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस। ये देखो क्यों हो रहा है, क्योंकि एनआरबी मेथड में क्या है, फाइनल सेल्स वैल्यू, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट अगर कुछ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट मार्जिन, तो इस क्वेश्चन में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है तो वो लेस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, सेलिंग एक्सपेंस है कितना जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है वो तो पता है, 20:40:40 में करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 20:40:40 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना होगा बता दिया है, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसका 10% यानी 14,950। ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस है 10% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो इसका 10%, तो ये 10% यानी 10/100, तो ये हो जाएगा 14,950। अब इसको हम लोग को 20:40:40 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 14,950 डिवाइडेड बाय 4 + 4 8 और 2 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 2,990 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, 5,980, 5,980। ठीक है, ये आ गया। अब लेस क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यहां पर लिख देते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है हम लोग का 6,000, 5,000, 4,000, 6,000, 5,000, 4,000, मतलब 6 और 4 10 और 5 15,000। ठीक है, अब पूरा लेस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ज्वाइंट कॉस्ट, क्योंकि देखो सेल से प्रॉफिट लेस कर दिया तो ये आया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में यहाँ पर हमारा 3 कॉस्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नोन है, सेलिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिया, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, तो बचा हुआ कॉस्ट होता है ज्वाइंट कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो जाएगा, 67,500 लेस करना पड़ेगा, 67,500 less 2,990 less 6,000, 58,510, 48,000 minus 5,980 minus 5,000, 37,020, 34,000 minus 9,980, दोनों मिला के ये दोनों को एड ऑन कर दिया, 24,020, 1,49,500 माइनस 14,950 माइनस 15, 1,19,550, 1,19,550, तो हम लोग के पास ज्वाइंट कॉस्ट आ गया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, देखो प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्चनमेंट ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट टू मेन प्रोडक्ट एंड टू द बाई प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाया जहां पर हम लोग ज्वाइंट कॉस्ट कैलकुलेट कर दिए कि ज्वाइंट कॉस्ट कितना हो रहा है, 1,19,550। अब नेक्स्ट क्या बोला था कि अगर प्रोडक्ट ए
हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल कर देते हैं जिसका मार्केट वैल्यू इतना है, लेकिन इस पे हमारा कोई सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, तो कितना प्रॉफिट होगा, क्या हमें ये करना चाहिए, ये पूछा है। तो ठीक है, पॉइंट बी, तो ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट कितना हो रहा है अगर हम लोग ऐसे सेल करते हैं, और फिर कंपेयर करेंगे कि फर्दर प्रोसेस करके कितना हो रहा था, नहीं करके। तो यहाँ पर लिखते हैं स्टेटमेंट showing profit of byproduct A at split off point। यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, सेल वैल्यू, सेल्स वैल्यू है 58,500। अच्छा, अगर हम लोग इसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे भी सेल करते हैं तो ज्वाइंट कॉस्ट तो इस पे लग रहा है, तो ज्वाइंट कॉस्ट को लेस करेंगे तब जाके प्रॉफिट पता चलेगा। तो बाई प्रोडक्ट ए का ज्वाइंट कॉस्ट है हम लोग का ये 37,020, जो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट किया 37,020 ज्वाइंट कॉस्ट, लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। एक ही कॉस्ट यहाँ पर आ रहा है। अब सेल करने का खर्चा नहीं होगा तो सेलिंग वाला देंगे नहीं, फर्दर प्रोसेस हो नहीं रहा है। 58,500 37,020 21,480 21,480 ये हो गया अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करते हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं करके फर्दर प्रोसेस करके सेल करते हैं तो ए का प्रॉफिट हो रहा है 37,020, और सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 12,000, ये हम गलती से ले लिए, नॉर्मली यहाँ ज्वाइंट कॉस्ट में प्रॉफिट ही निकल के आता है, जो भी हो, तो ये है प्रॉफिट 12,000। और अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे 21,480, तो ऑब्वियसली हमें फर्दर प्रोसेस नहीं करके स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही सेल करना चाहिए, अगर सेल वैल्यू सच में इतना मार्केट हमें प्रोवाइड करेगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज बेटर टू सेल बाई प्रोडक्ट ए एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट as it gives more profit, that is 21,480 against profit after processing, after further processing, that is 12,000। ये देखो, अगर फर्दर प्रोसेस करके सेल करते हैं तो प्रॉफिट 12,000, और अगर फर्दर प्रोसेस करके नहीं सेल करते हैं और इनकेस हम लोग का प्रॉफिट कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब सेल्स वैल्यू ये होना चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो हम लोग का जो है दिख रहा है कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करने से ज्यादा बेटर होगा, तो हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल करना चाहिए। बस यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था इसमें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, 47। ठीक है, if the product are truly joint product, if the product are truly joint product, the cost of the process can be applied to this product। बोल रहा है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट ट्रूली जॉइंट प्रोडक्ट है, मतलब सच में एक साथ प्रोसेस करने के बाद मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आया, जॉइंट प्रोडक्ट है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो जॉइंट कॉस्ट है, बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस करने का जो भी कॉस्ट आया है उसे हमें प्रोडक्ट पे अप्लाई करना चाहिए। ये ना एक ऐसा स्टेटमेंट जैसा दे दिया है, बेसिकली जॉइंट प्रोडक्ट का एक हिंट्स दे दिया है कि अगर हम लोग एक प्रोसेस कर रहे हैं और वहां से मोर देन वन प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये अगर यहाँ 100 भी एक्सपेंस हुआ है तो ये दोनों के लिए हुआ है, तो दोनों पे अप्लाई करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ वेट और द अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, कैसे करना चाहिए, वेट या फिर कुछ और फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है तो उस पे कर दो। फिर क्या बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द वेरियस प्रोडक्ट। अब देखो, ये कोई नया बात नहीं है, क्यों, ये देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे लैंग्वेज में लिखा है, मैंने सिंपल से लैंग्वेज में लिखा था, दिखाते हैं तुम लोग।
ये देखो, अगर हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट में हम लोग को वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग पता है, तो हम लोग का रूल्स क्या है, वेरिएबल कॉस्ट को हमें फिजिकल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये मैंने सिखाया था, वही चीज को यहाँ पर देखो, ये लैंग्वेज यूज करके लिखा हुआ है। ये देखो, इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल ऑन द बेसिस ऑफ द वेट और द अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे और बाकी किसी भी कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी, यानी वही तो हुआ ना, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन, ये देखो, और वेरिएबल कॉस्ट को यानी बाकी कुछ भी कॉस्ट है अदर देन फिक्स्ड कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, उसे हमें फिजिकल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये ना हमें बताया है कि क्या प्रोसेस होता है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, या फिर हम लोग सेलिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सब हमें बता रहा है कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो देख लेते हैं, बोल क्या रहा है यहाँ। तो हमें स्टोरी बता रहा है कि देखो, ज्वाइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नाम नहीं लिया, बट बोल रहा है कि अगर कुछ ऐसा प्रोसेस होता है तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है। Illustrate the above statement by using the following figures in respect of joint product of A and B for the month of फॉर ए मंथ। अच्छा, किसी एक मंथ का हमें डेटा दे दिया है, टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, ये सब वेरिएबल है। मटेरियल लेबर वेरिएबल होता है, सिर्फ ये फिक्स्ड है। सेल ए और बी दो प्रोडक्ट बना है, सेल 100 और 150 क्विंटल, सेल होगा 80 पर क्विंटल और ये हो जाएगा 40 पर क्विंटल। आगे देखते हैं करने क्या बोला है। अच्छा, बस इतना सा ही हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि देखो हमें ना ऊपर बता दिया है कि देखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि एक ही प्रोसेस से मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम लोग उसको कैसे करके उसका कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम लोग को यहाँ पर पॉइंट 1 में बोला है, देखो यही हमें करना है। ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, वेट मतलब ये, ऑन द बेसिस ऑफ द वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्विंटल में है ऑफ ईच प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, इस ज्वाइंट कॉस्ट को, जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसे हमें एपोर्शन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी। पहला वाला क्वेश्चन हमें बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसी के तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। 47 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर distribution of joint cost on the basis of weight, particulars A, B, total। अच्छा, सेल्स क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, सेल्स पहले वैल्यू लिख लेते हैं। देखो सेल्स वैल्यू ही लिख लेते हैं। सेल्स वैल्यू कितना है, 100 इंटू 80, 8000, और बी का है 150 इंटू 40, 15 इंटू 4 6000 होता है, तो यहाँ पर हो गया 6 + 8 14,000। अच्छा, अब लेस करेंगे ज्वाइंट कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, अच्छा अब देखो, ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ज्वाइंट कॉस्ट हम लोग का कितना है, 5 + 3 + 2 मतलब 10,000 और 2,000 12,000। तो अभी तो मैंने तुम लोग को दिखाया कि फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे करना है और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे करना है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ना 3 पार्ट में पूछ रखा है। यहाँ पर एक हिंट्स दिया था कि अगर कोई प्रोडक्ट ट्रूली ज्वाइंट प्रोडक्ट है तो उसके कॉस्ट को कैसे अप्लाई करना है। पहले बोला है ऑन द बेसिस ऑफ वेट और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट का वेट और फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग करना है। मतलब ये 100 और 150 के अकॉर्डिंग हमें ये टोटल कॉस्ट को लेना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि पूरे कॉस्ट को कर दो, यहाँ नहीं बोला है कि फिजिकल सॉरी वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करो, जो कि हमें पॉइंट 2 में बोल रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पहले वाले पॉइंट में बोला है पूरे कॉस्ट को करने के लिए, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है तो वो हम कर लेंगे। तो ज्वाइंट कॉस्ट कैसे एलोकेट होगा, रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हो रहा है 100 और 150, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी 10:50
2:3, 2:3 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 12,000 को, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। फिजिकल क्वांटिटी रेशियो 100:150, तो ये हो जाएगा 2:3। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 12,000 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 12,000 जॉइंट कॉस्ट कैसे आ रहा है यहाँ पर लिख देते हैं। जॉइंट कॉस्ट कैसे आएगा, जॉइंट कॉस्ट आ रहा है हम लोग का ये सारी चीजों का टोटल करके 5,000, 3,000, 2,000, 2,000। तो 3 + 2 5 + 2 7 + 5 12। अच्छा 12,000 इंटू 2/5 और 12,000 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 4,800, 7,200, 12,000। ठीक है, ये हम लोग का 12,000 हो जाएगा। बेसिकली हमें जॉइंट कॉस्ट को ही एलोकेट करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, और तो कुछ बोला नहीं है। बोला है इलस्ट्रेट द अबव स्टेटमेंट बाय यूजिंग फॉलोइंग फिगर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ, मतलब ये स्टेटमेंट को हमें इलस्ट्रेट करके देना है इन रेस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर द मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें सिर्फ जॉइंट कॉस्ट को ही कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम लोग का आंसर ना बस इतना सा ही है, ये इतना। ठीक है, जॉइंट कॉस्ट हम लोग ऐसे एलोकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में, ये मैंने इसीलिए कर लिया, अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट भी निकालने बोले कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालो, तो ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज हमें बोला है कंप्यूटेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्रॉफिट का जरूरत नहीं, ये हम लोग एक्स्ट्रा कर ले रहे हैं। अगर प्रॉफिट बोलेगा तो क्या करेंगे, सिंपल सेल्स वैल्यू से ये कॉस्ट को लेस कर देंगे, हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कर लिया है तो दिखा देते हैं। ये हो गया 3,200 प्रॉफिट, ये हम लोग का हो जाएगा लॉस है, 1,200 का लॉस है, और यहाँ पर हो जाएगा 2,000 का प्रॉफिट ओवरऑल। तो ये हम लोग का प्रॉफिट और लॉस दोनों है। ठीक है, तो ऐसे बोला नहीं है प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, सिर्फ इतना सा करने से ही होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हमें बोले कि स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट वगैरह दिखा दो, तो हम लोग दिखा सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल मतलब होता है वेरिएबल। इन रेस्पेक्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट को फिजिकल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, इसको हमें करना है फिजिकल क्वांटिटी में, और फिक्स्ड कॉस्ट को करना है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पर पॉइंट 2, कंप्यूटेशन ऑफ, इसका भी ना हम प्रॉफिट निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, अगर पूछ ले, मैक्सिमम यही पूछ सकता है। कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड फिक्स्ड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो हम नेक्स्ट पेज में करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ सेल्स भी लिख लेंगे, क्योंकि मैंने प्रॉफिट दिखाने का सोचा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेल्स। सेल्स वैल्यू हम लोग का वही होगा जो पहले था, 8,000 और 6,000, टोटल 14,000। 8,000, 6,000 और टोटल 14,000। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, यहाँ पर टोटल करके लिखते हैं 5,3,2, 5, 3 और 2, मतलब 10,000। अच्छा, इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल क्वांटिटी में। तो यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी रेशियो। ये तो हमें क्वेश्चन ही बोला है, नहीं भी बोलता है तो हमें पता है कि अगर फिक्स्ड वेरिएबल हो तो इस तरीके से करना है, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 10,000 को 2/5 और 10,000 को 3/5, तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा हम लोग का 6,000।
ठीक है। अच्छा, अब ये लेस करने से देखो कंट्रीब्यूशन भी तो हमें चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, तो अगर हम लोग सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं, ये तो एक आंसर तो हमें मिल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट को अगर एपोर्शन करते हैं तो इतना इतना होगा, और सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या मिलता है, कंट्रीब्यूशन। ये देखो मैंने तुम लोग को सिखाया हुआ है, यहाँ पर सेल से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन 4, यहाँ पर 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4000। ये हम लोग का क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। अब फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कंट्रीब्यूशन रेशियो पे, जो कि है 4000:0, मतलब 4:0। ठीक है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिक्स्ड कॉस्ट है कितना, फिक्स्ड कॉस्ट है 2000, तो टोटल में लिखेंगे 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/0 और 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सॉरी 4/0 नहीं 4/4, ये दोनों तो ऐड होता है ना, 4 + 0 और 2000 × 0/4, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 2000 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करने से, क्योंकि मैंने प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने का सोचा था, तो ये देखो ना हो गया। अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू एकदम पॉइंट टू दी पॉइंट आंसर के साथ चले तो हमें क्या चाहिए होगा, हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर हमें लेकिन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना ही पड़ेगा ताकि कंट्रीब्यूशन पता चले। हाँ, हो सकता है उसको रफ वर्क में कर लो क्योंकि हमें यहाँ पूछा नहीं था, फिर उसके अकॉर्डिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो बेसिकली हमें जो 3 पॉइंट पूछ रखा था उसके हिसाब से ये रहा वेरिएबल कॉस्ट का फिजिकल यूनिट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये यहाँ पर है टोटल कॉस्ट का फिजिकल क्वांटिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 पॉइंट, और आखिर में ये ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट, अगर सेलिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना हो तो कितना आंसर आएगा। तो ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी टोटल सेल्स वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 2 से 3 बार, 8000, 6000, 14000। अच्छा, अब इसमें हमें जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना है। जॉइंट कॉस्ट कितना है, टोटल बोला है, यहाँ पर कुछ फिक्स वेरिएबल अलग नहीं बोला है, तो 3 + 2 5 5 10 10 + 2 12000, तो यहाँ पर लिखेंगे जॉइंट कॉस्ट एपोर्शन होगा, टोटल है 12000, कैसे लिख लेते हैं 5322। कैसे जॉइंट कॉस्ट को एपोर्शन करना है, सेल्स वैल्यू पे, सेल्स वैल्यू रेशियो पे, सेल्स वैल्यू रेशियो जो कि होगा 8:6, तो 8:6 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 12000 × 8 बाई, ये कितना हो जाएगा 14, और ये भी हो जाएगा 12000 × 6/14। अब देखते हैं कितना होगा। अच्छा, ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, ये आ रहा है, अच्छा इतना ज्यादा आ गया, 12000 डिवाइडेड बाई 14 × 8, हाँ 6857, ये ठीक है, तब गलत आया था 6857, और ये -12000 कर लेते हैं, 12000 - 6857, तो हमें आंसर मिल जाएगा, या फिर चाहो तो रेशियो करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है, एक ही बात है। ठीक है, 5143 रेशियो भी करोगे तो इतना ही आ जाएगा। तो जॉइंट कॉस्ट को हम लोगों ने अपोर्शन कर दिया, कैसे, सेल्स वैल्यू पे। अगर इसका भी हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, सेल्स वैल्यू से जॉइंट कॉस्ट को लेस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर पूछ लेता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दोनों ही आएगा, इस केस में लॉस हो जा रहा है, अच्छा नहीं सॉरी, दोनों में ही प्रॉफिट है। ठीक है, 5143 6000, ये हम लोग का सेल्स वैल्यू, मैंने उल्टा रीड कर दिया, 857, और 8000 - 6857, तो ये हो गया 1143, 1143, और दोनों का टोटल कर अगर करना है तो
2000, बट ये एडिशनल आंसर दिया मैंने, ये बोला नहीं है प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, बनाना है इसलिए मैंने माइनस कर दिया। अगर नहीं बनाना है मतलब क्वेश्चन में नहीं बोला है, अगर बोलेगा तो ऐसे बना लेंगे, अगर नहीं बोलेगा तो इसको माइनस मत दो, यहाँ पर ये भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, ये स्टेटमेंट जो बना हुआ है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन अगर विथ प्रॉफिट स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बस हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग वैल्यू, और कुछ नहीं था। देखो तीन अलग अलग अपना ऑप्शंस बता दिया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके दिखाओ, तो हम लोगों ने उसी तरीके से कैलकुलेट कर दिया और ये कंप्लीट हो गया जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम लोग का, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया। चैप्टर तो आसान है बट कंफ्यूजन हो जाता है किस तरीके से करना है, बस और नहीं करेंगे, काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोई फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही रखते हैं।